चलिए यहाँ पे देखिए, वेयर एज m इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलरिटी, इसमें बेसिक रिलेशन ये है हमारे पास, और इसको भी हम कई सारे फॉर्मेट्स में चेंज कर सकते हैं। m जो होगा दैट इज स्मॉल m, इसको हम लोग मोलैलिटी कंसीडर करते हैं। देन कैपिटल M को हम लोग मोलरिटी कंसीडर करते हैं। इसके साथ साथ D इज द डेंसिटी, यहाँ पे बच्चों ये डेंसिटी आनी चाहिए, ये डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होगी, और दैट इज MB इज द मोलर मास ऑफ B, दैट इज मोलर मास ऑफ, यहाँ पे B का मतलब बच्चों याद रखना दैट इज सॉल्यूट, आपको ये याद रखना है, दैट इज मोलर मास ऑफ B इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? यस सर। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको ये ध्यान रखना है, इसी के मॉडिफिकेशन में और भी कई सारे रिलेशंस बनते हैं। सपोज मान लीजिए बच्चों हम इसको इस तरफ लिख लें और m को इस तरफ लिख लें, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज, अगर हम बच्चों यहाँ पे m अपॉन 1000 m लिख दें इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों देखो इस चीज को हमने इसके नीचे लिख लिया, तो ये 1 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी हो जाएगा माइनस, एक मिनट ये ऐसे नहीं आएगा, इसको हम चेंज करते हैं। देखो इसको हम लिखते हैं 1000 m मोलरिटी डिवाइडेड बाय स्मॉल m मोलरिटी। बच्चों इसको हमने इसके नीचे लिख लिया और ये पूरा फैक्टर हम इधर ले आए, 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ P। हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब बच्चों पूरी ही इक्वेशन को अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें, मान लो इसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये भी 1000 से डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमें जो रिलेशन मिलेगा कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू, ये देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा D माइनस, यहाँ पे मिलेगा मास ऑफ B और डिवाइडेड बाय 1000। आपको ये रिलेशन भी मिल सकता है सॉल्व करते समय, क्वेश्चन में इसको भी ध्यान रखना है। आंसर सभी से सेम आएगा, बट आप दोनों ही रिलेशन को ध्यान रखना। यहां तक बच्चों क्लियर हो जाएगा? सर ये रिलेशन निकल के कैसे आया? अच्छा ये रिलेशन कैसे निकल के आया? यस सर। देखो आप बच्चों ये याद रखो, जैसे कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसमें हमने क्वेश्चन में सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। हमने क्या किया था, यहाँ पे अगर आप देखो तो हम इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तो बच्चों हमने जो रिलेशन लिखा है, देखो ये मोलरिटी के टर्म में लिखा है, और यहाँ पे अगर हम रिलेशन लिखना चाहें मोलरिटी के टर्म में, तो दैट इज D माइनस MMB डिवाइडेड बाय 1000। आप इसको ध्यान दो, यहां से एक और रिलेशन, ये मोलरिटी के दैट सॉरी ये मोलरिटी के रेस्पेक्ट में निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों ये रिलेशन कैसे निकल के आए ये आप छोड़ दो, आप बस ये ध्यान रखो कि ये वाला रिलेशन आपको ध्यान रखना है, उससे ही ये रिलेशन भी ड्राइव होता है और ये रिलेशन भी ड्राइव होता है। देखो सपोज अगर हम मोलरिटी की बात करते हैं, तो आपने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां पे ध्यान दो, तो इसी फॉर्मूले में हमने मॉडिफिकेशन करके और यहां पे इसके टर्म में कन्वर्ट कर लिया है। जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू लिखते हो आप मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो लिखते हो। यस सर। अब इस मास को हमने यहां से अगर मास निकालना होगा, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पे आप लिख सकते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब इसी फॉर्मूले को मतलब ऐसा समझ लो आप,
अगर हमें मास अपॉन डेंसिटी लिख दिया तो दैट विल बी वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह यहाँ पे हमने लिख दिया मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट से हमने डिवाइड करके डेंसिटी ऊपर लिख दी। तो ये रिलेशन बच्चों यहां से आया है, और जब ड्राइव करेंगे तो इन दोनों को सेपरेटली ड्राइव करने के बाद इसी से रिलेशन ये डेवलप हो जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है, ये तीन रिलेशन जो कि एक ही जैसे हैं, किसी भी फॉर्मूले में करोगे आंसर वैसे ही निकल के आएगा, तो आप इसको ध्यान रखना। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? तो अब कभी भी आपको अगर मोलरिटी गिवन होगी या मोलरिटी क्वेश्चन में गिवन होगी तो उससे आप दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे और वहां से इसको सॉल्व कर पाएंगे। हो जाएगा बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट टर्म पे हम लोग चलते हैं, दैट इज नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा आप लोग बच्चों, ये लास्ट कंसेंट्रेशनल टर्म है, दैट इज नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन जैसे हमने मोलरिटी, मोललिटी और बाकी सब की डेफिनेशन पढ़ी, वैसे ही यहाँ पे हम नॉर्मलिटी की भी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो कौन बच्चा बताएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी? चलिए देखिए, यहाँ पे अगर डिफाइन करना हो तो इसको हम लोग बच्चों डेफिनेशन डिफाइन यानी डेफिनेशन, डेफिनेशन में बच्चों हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं, इट इज द ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट और मोल इक्विवेलेंट of solute dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution। बच्चों यहां पे देखो हमने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, अगर यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट या मोल इक्विवेलेंट को हटा देते हम, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिख देते हैं, तो ये डेफिनेशन मोलरिटी की हो जाती है नहीं हो जाती? यस सर। तो बस मोलरिटी की डेफिनेशन में हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हटा करके ग्राम इक्विवेलेंट या मोल इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट यहां पे रख देना है। अब देखो अगर इसका हम फॉर्मूला लिखना चाहें, अगर इसका हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को लिख दें n इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by, that is divided by volume of solution in liter। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आपको ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये मोलरिटी है? यस सर। और यहाँ पे इस फैक्टर को देखिएगा जिसको मैं इनसर्किल कर रहा हूं, इसी फैक्टर को कंबाइनली हम कह सकते हैं दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट, इसी को हम ग्राम इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे एक और पॉइंट देखिएगा, ये सिंपली जो n रिप्रेजेंट किया है इट इज कंसीडर्ड एज वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पे इस चीज को बच्चों हम लोग वैलेंसी फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए नॉर्मलिटी को हम लिख सकते हैं दैट इज वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी। ये फॉर्मूला आपके पास निकल के आएगा, दैट इज वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या होता है ये समझना सबसे बड़ी चीज है। बाकी बच्चों ये ग्राम इक्विवेलेंट और मोल इक्विवेलेंट ये सब कहानी होती है, बस आप वैलेंसी फैक्टर निकालना सीख लो और मोलरिटी आपको निकालना अच्छे से आ गई है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यहां तक बच्चों क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी कहानी यही है कि हम नंबर ऑफ वैलेंसी फैक्टर को कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पे देखो हम लिख लेते हैं
कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर दैट इज एन। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, सबसे जरूरी बात हमें यहां पे करनी है बच्चों। वैलेंसी फैक्टर यहां पे मैं आपको बताता हूं, दैट इज 4 to 5 मेथड्स मैं आपको यहां पे बताता हूं। इनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आपको मैं 4 से 5 मेथड्स की बात कर रहा हूं, आपको एकदम क्लियरली पता चल जाएगा कि वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला N फॉर एसिड्स। वैलेंसी फैक्टर बच्चों एसिड के लिए अगर कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं? एसिड के लिए कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट याद रखेगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज्ड। जितने ये H प्लस आयन रिलीज कर सकता है इसी को हम कह सकते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी बच्चों एसिड के लिए हमेशा वो जितने H प्लस आयन रिलीज करता है वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है या वही उसकी बेसिसिटी होती है। तो आप देखिए यहां पे एग्जांपल्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए अगर हमने HCl लिखा तो बच्चों आप ये देखो ये कितने H प्लस आयन रिलीज कर सकता है? 1। 1, बिल्कुल सही है। ये जब कभी भी डिसोसिएट होगा तो एक H प्लस आयन प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ H प्लस आयन होगा तो इसकी N की वैल्यू 1 हो जाएगी। दैट इज इस एसिड को हम कंसीडर करेंगे मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर हमने लिखा H2SO4 तो बच्चों ये कितने H प्लस आयन रिलीज कर सकता है? सोचो बच्चों कितने H प्लस आयन रिलीज कर सकता है? चलिए यहां पे देखिए सर 2। हाँ बिल्कुल सही है, 2H प्लस आयन ये सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ये 2H प्लस आयन रिलीज कर सकता है तो इसका मतलब इसके लिए N की वैल्यू हो जाएगी 2। और ये जो एसिड होगा इसको हम लोग डाई बेसिक एसिड कंसीडर करेंगे। डाई बेसिक एसिड। आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो कितने H प्लस आयन रिलीज कर सकता है। इसी तरह से बच्चों अगर हमने यहां पे लिखा H3PO4 दैट इज ये तीसरा एग्जांपल है, तो ये 3H प्लस आयन के साथ में फॉस्फेट आयन रिलीज करेगा। इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं N इज इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिक एसिड। क्लियर हुआ बच्चों एसिड के लिए हम कैसे वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं? यस सर। ठीक है, तो अभी हमने ये पहला मेथड पढ़ लिया। एसिड के लिए मोनोबेसिक के एसिड के लिए N की वैल्यू 1, डाई बेसिक एसिड के लिए 2 और ट्राई बेसिक एसिड के लिए 3 हो जाएगी। इसी के साथ में अब हम दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। अगर बच्चों किसी बेस की बात करनी होगी दैट इज यहां पे हम लिखते हैं दूसरा पॉइंट N फॉर बेस। यानी कि बेस के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों बेस के लिए यहां पे आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ OH माइनस आयन, OH माइनस आयन रिलीज्ड। ये कितने OH आयन रिलीज कर सकता है दैट इज एसिडिटी। यहां पे इसकी एसिडिटी क्या होती है ये फाइंड करेंगे। जैसे मान लो NaOH की बात करते हैं तो NaOH में ये सिर्फ N की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि एक OH आयन रिलीज कर सकता है।
बेरियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ N की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक्सेट्रा। देखो कोई भी बेस होगा बच्चों तो वो जितने OH आयन रिलीज कर पाएगा, जैसा हमने एसिड के लिए पढ़ा सेम वैसे ही बेस के लिए हो जाएगा। बस यहाँ पे H+ आयन रिलीज करने की बात हो रही थी और यहाँ पे OH आयन रिलीज करने की बात हो जाएगी। तो यहां तक आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। यस सर। तीसरा देखो, फॉर, यहां पे हम लिखते हैं N दैट इज वैलेंसी फैक्टर फॉर सॉल्ट्स। तो वैलेंसी फैक्टर फॉर सॉल्ट्स की बात करते हैं तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये देखो कोई भी सॉल्ट होगा जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाएगा। मतलब आपको समझना है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाएगा और आपको ध्यान रखना है कि कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव आयंस यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस बनेंगे आपको सभी को इंक्लूड करना है। मतलब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है N will be equal to total ions। यहाँ पे टोटल आयंस का मतलब कैटायन और एनायन दोनों को इंक्लूड करके आपको ध्यान रखना है। टोटल जितने भी आयंस बनेंगे उसको हम सॉल्ट्स के लिए N कंसीडर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देख लो, अगर बच्चों हमने NaCl को कंसीडर किया, सबसे पहले आप ये पहचानो कि क्या ये सॉल्ट है। यस सर। सर यस सर। ये NaOH से और HCl से मिलकर बना है, यानी ये इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब आप इसे डिसोसिएट करोगे एक्वस सॉल्यूशन में तो बच्चों ये Na+ एक्वस फॉर्म में बनाएगा, Na+ Cl- ये भी एक्वस फॉर्म में बनाएगा। तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 2। आप देखो एक कैटायन बनाया इसने और एक एनायन बनाया तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे? 2। टू। यहाँ पे हाँ वैलेंसी फैक्टर आप हमेशा यहाँ पे 2 रखेंगे। अब मान लीजिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया Na2SO4। Na2SO4 को अगर हम बात करते हैं तो ये 2 सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस फॉर्म में। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे बच्चों? 3। बिल्कुल सही है, 2 सोडियम आयन बने हैं और एक सल्फेट आयन, तो यहाँ पे टोटल आयन जो बनेंगे दैट विल बी 3। तो यही N की वैल्यू 3 हो जाएगी। बच्चों एक और क्वेश्चन, अगर हमने यहाँ पे K4FeCN6 इसको डिसोसिएट किया तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे बच्चों? अच्छा, क्योंकि ये कंपाउंड जो है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आप डिसोसिएट करते समय बस ये ध्यान रखना कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की कोई भी चीज डिसोसिएट नहीं होती है, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो होगा वही आयन डिसोसिएट होगा, अंदर वाला कोई भी आयन डिसोसिएट नहीं होगा। तो आप देखो इसका डिसोसिएशन होगा 4K+ बनेगा एक्वस फॉर्म में और इसके साथ में FeCN6 और यहाँ पे 4- एक्वस फॉर्म में बन जाएगा। बताओ बच्चों टोटल कितने आयंस बनेंगे? 5। सर 5। N की वैल्यू आ जाएगी 5। तो अब ये बताइए आप सॉल्ट्स के बारे में कर पाएंगे? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। एक और सॉल्ट देता हूं मैं, आप लोग ध्यान देना। चौथा Na3PO4। बच्चों यहाँ पे कितने N की वैल्यू क्या आएगी बस आप ये बता दो। सर 4। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। यहाँ पे N की वैल्यू 4 आएगी, दैट इज 3 सोडियम आयंस प्लस एक फॉस्फेट आयन दैट इज PO4 3-।
ये 4 आयंस बनेंगे जिसमें 3 सोडियम और 1 फॉस्फेट आयंस बनेंगे। तो n अगर किसी एसिड के लिए कैलकुलेट करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, बेस के लिए करना है इस तरह से कर सकते हैं, सॉल्ट्स के लिए करना है इस तरह से कर सकते हैं, और केमिकल रिएक्शंस के लिए दैट इज हम एक और पॉइंट ऐड करते हैं, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पे ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, तो बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन में आप देखो, सबसे पहले तो आपको ये ऑब्जर्व करना है, सबसे पहले रिएक्शन अकर्स और नॉट, यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड करती है या नहीं करती है, पहला पॉइंट ये आपको ऑब्जर्वेशन करना है, पहले ये आपको दिमाग में सेट करना है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं बैलेंस इक्वेशन में, ये बात ध्यान रखना कि हम बैलेंस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपका यही होगा कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, सबसे पहली चीज, और दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द बैलेंस इक्वेशन। एग्जांपल देखो, अगर हमने लिखा सिल्वर सॉलिड स्टेट, कॉपर सल्फेट, एक्वस स्टेट, और इसमें क्या हुआ, क्या ये सिल्वर सल्फेट बन सकता है? Yes, sir. कैसे बनेगा बच्चों बताओ? सर सिल्वर ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अच्छा, तो क्या ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दैट इज, इसके आगे आपको ध्यान रखना है, दैट इज नो रिएक्शन। अब देखो नो रिएक्शन, एक और देखना, अब की बार हमने कॉपर लिया सॉलिड स्टेट, और यहां हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया, और यहाँ पे हमने कॉपर नाइट्रेट बना दिया प्लस सिल्वर प्रिसिपिटेट कर दिया सॉलिड स्टेट, ये आपका एक्वस स्टेट था। अब बताओ क्या ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी? यस सर। यस सर। ये रिएक्शन होगी। देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना था, अगर यहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल होगा तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो ये कॉपर जो होता है सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, दैट इज मोर रिएक्टिव, और मोर रिएक्टिव होने की वजह से मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, बट लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस मोर रिएक्टिव मेटल, ये आपको ध्यान रहेगा। यस सर। तो अब बताओ yes, sir. इन दोनों रिएक्शंस में कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए? सर सेकंड वाली होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, फिर उसके बाद, अच्छा पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देख लेते हैं। बच्चों आप देखो कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर नाइट्रेट में, दैट इज कॉपर नाइट्रेट, यानी कि इस नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे +2 चार्ज आएगा। ये बात सबको क्लियर हुई? बच्चों यहाँ कॉपर कन्वर्ट हो रहा है कॉपर +2 में, ये बात सबको कन्वर्ट क्लियर हुई? यस सर। देखो अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं हुई तो आप इसको फिर से देखो, यहाँ पे कॉपर मिलेगा आपको और नाइट्रेट आयन मिलेगा NO3 2, बच्चों नाइट्रेट आयन पे एक माइनस चार्ज होता है -1, आप देखो नाइट्रेट आयन पे अगर -1 चार्ज है
तो 2 नाइट्रेट पे -2 चार्ज होगा। यहाँ पे देखो ये 2 माइनस चार्ज आएगा, उसके रिस्पेक्ट में मेटल पे +2 चार्ज आएगा, तभी तो ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहेगा। देखो ऊपर न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब अगर यहां से देखो यहां तक, यहां से आप यहां तक देखो, तो इसने क्या किया है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है कि नहीं किया है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब आपको देखो, बस आपने चाहे ऑक्सीडेशन हाफ कैलकुलेट कर लो, चाहे रिडक्शन हाफ, बट बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए। अब देखो इसके लिए यहाँ पे 2AgNO3 होना चाहिए था और यहाँ पे 2Ag प्रेसिपिटेट होना चाहिए। अब रिएक्शन बैलेंस है ये। अब देखो अगर ये रिएक्शन बैलेंस है यहाँ पे, तो AgNO3 के 2 मॉलिक्यूल्स ये सिल्वर में कन्वर्ट हो रहे हैं सॉलिड स्टेट में, मतलब 0। यहाँ पे बच्चों आप देखो एक सिल्वर पे कितना प्लस चार्ज होगा? इस नाइट्रेट आयन पे -1 चार्ज, तो सिल्वर पे +1 चार्ज। अब एक सिल्वर पे +1 चार्ज, तो 2 सिल्वर है, इसका मतलब +2 चार्ज आएगा। +2 चार्ज। हाँ बिल्कुल सही, ये सिल्वर कन्वर्ट होगा, दैट इज गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों यहाँ पे जो बैलेंस इक्वेशन है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो वैल्यू आएगी, दैट इज इसके लिए n की वैल्यू आ जाएगी 2। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हो गया? यस सर। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, देखो सबसे पहले ध्यान रखना कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, फिर आपको वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को चेक करना है। अब देखो यहां पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। बताओ बच्चों n की वैल्यू क्या आएगी? सर ये सर ये रिएक्शन ही नहीं होगा। रिएक्शन ही नहीं होगी सर, ये No reaction, sir. दैट इज नो रिएक्शन। तो ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल देन मोर रिएक्टिव। हाँ, मोर रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एकदम सही आपने बताया, एकदम सही बताया। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ पे हमने लिखा एक्वस सॉल्यूशन कन्वर्ट्स इनटू जिंक सल्फेट, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन, और यहाँ पे हमने लिख दिया कॉपर सॉलिड स्टेट। बच्चों इसमें बताओ n की वैल्यू क्या आएगी? बताओ जल्दी से बच्चों n की वैल्यू क्या आएगी? आप देखो जिंक से जिंक सल्फेट, यानी ये +2 चार्ज में जा रहा है, कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो जाएगा? क्लियर हुआ बच्चों ये? यस सर। एक ट्रिक बताऊं आपको? यस सर। Yes, sir. आप ट्रिक देखो क्या कैसे आपको निकालना है। ट्रिक बेसिकली बच्चों कुछ नहीं है, बस आप ध्यान रखना यहाँ पे जो आयन एक्वस स्टेट में होगा इस आयन को ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे जो एक्वस स्टेट में होगा इस आयन को ऑब्जर्व करना है। मतलब दोनों साइड में जो एक्वस फॉर्मेट में होंगे, एक ये और दूसरा ये, इसमें जो भी कैटायंस होंगे आप इनके ऊपर चार्जेस देख लो कितने हैं।
+2 है दोनों पे। यस सर। तो इनके ऊपर जो चार्ज होगा, देखो ट्रिक ये है कि इफ बोथ टाइप ऑफ कैटायन have same charge, then N is equal to charge on any cation। किसी भी कैटायन के ऊपर का चार्ज आप रख दो। समझ गए आप? देखो अगर दोनों कैटायन से ऊपर सेम चार्ज हैं तो उस केस में N की वैल्यू किसी एक के चार्ज को रख दो, दैट इज यहां पे आ जाएगा N इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया बच्चों? Yes, यस sir. सर। दूसरा पॉइंट भी देखो, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कभी कि मान लो चार्जेस डिफरेंट हो, सेम चार्ज ना हो, डिफरेंट चार्ज हो, तब क्या होगा? तो उस केस में देखो, इफ बोथ कैटायन have different charges, then N is equal to, that is मेटल 1 पे जो चार्ज होगा, that is यहां पे लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यहां पे आपको क्या करना है? प्रोडक्ट निकाल देना है, मतलब जो भी चार्जेस होंगे उनके प्रोडक्ट निकाल देने हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो हमने लिखा एल्यूमिनियम प्लस जिंक सल्फेट, और यहां पे ये कन्वर्ट हो गया एल्यूमिनियम Al2SO4 होल थ्राइस प्लस यहां पे Zn। अब इसमें बच्चों फायदा ये है इस ट्रिक में कि आपको रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आप देखो जिंक पे कितना चार्ज आना चाहिए, ये एक्वस फॉर्मेट होगा और ये भी एक्वस फॉर्मेट होगा। जिंक पे बच्चों कितना चार्ज आना चाहिए? +2. +2। और एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आना चाहिए? बच्चों आपको अगर ये नहीं पता है तो आप इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम 13th ग्रुप का मेंबर है, इस पे +3 चार्ज आएगा। यहां पे हमने लिख दिया +3। तो देखो क्या इस इक्वेशन में चार्जेस डिफरेंट हो गए? यस सर। Yes, sir. अब N की वैल्यू कितनी आएगी? 6. हाँ बिल्कुल सही, यही मैं समझाना चाह रहा था। अब यहाँ पे N निकालना होगा, दैट इज 2 × 3 = 6। ये जो 6 आएगी यहाँ पे लिख देता हूं, N की वैल्यू आ जाएगी 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आपको रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई जरूरत नहीं। बस आप जो भी यहाँ पे सॉल्ट्स हैं, इन सॉल्ट्स में मेटल एटम का चार्ज आप देख लो, अगर सेम है तो इसका मतलब आपको वही वैल्यू प्लेस कर देनी है। डिफरेंट होगा तो उस केस में दोनों को मल्टीप्लाई करके रख देना है। क्लास कंप्लीट होने वाली है बच्चों, तो मैं आपको यहां तक समझा दिया, आपको मैंने बता दिया कि कैसे N को कैलकुलेट करते हैं। अभी क्लास कंप्लीट होगी तो आप फिर से इसी लिंक पे ज्वाइन कर लेना।